तुम मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं ना? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। गोवा के एक होटल में एक कमरे के अंदर एक लड़का और लड़की एक दूसरे की बाहों में थे। लड़की प्यार से लड़के को देख रही थी। तभी उस लड़के ने उसकी बात का जवाब दिया, ऐसा कभी नहीं होगा, डोंट वरी। लड़के की बात सुनकर लड़की ने उसे अपने गले लगा लिया। कुछ देर बाद लड़का अपने कपड़े पहनकर उस कमरे से बाहर निकला। तभी उसका फ़ोन बजने लगा, जिसकी आवाज़ सुनते ही उसने कॉल रिसीव करके फ़ोन पर बात करते हुए कहा, स्वीट हार्ट, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। काफ़ी दिन हो गए तुम्हें टेस्ट नहीं किया। वो लड़का फ़ोन पर इतनी बात करके शातिर मुस्कान के साथ वहाँ से चला गया। उसके कुछ देर बाद ही उस होटल के बाहर पुलिस की कई गाड़ियाँ एक के बाद एक आकर कतार में रुकी। पुलिस वाले होटल पहुँचते ही सीधा उस कमरे में चले आए जहाँ से वो लड़का निकला था। पर जब वो सब वहाँ पहुँचे तब कमरे के अंदर उन्हें एक लड़की की लाश बिना कपड़ों के बिस्तर पर मिली। उसकी मौत अपने आप में एक रहस्य थी, लेकिन मरने से पहले उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाया गया था। ये बात पुलिस समझ चुकी थी, जिसे देखकर पुलिस वाले परेशानी में आ गए। ये गोवा का ना ही पहला केस था और ना ही आखिरी। गोवा में पिछले 4 सालों से आए दिन ऐसे ही केसेस सामने आ रहे थे, पर पुलिस चाहकर भी उस मुजरिम को पकड़ नहीं पा रही थी। हर तरफ पुलिस पेट्रोलिंग करके ऐसे मामलों को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उस दरिंदे का अगला टारगेट कौन होगा। ये अपने आप में अंधेरे में तीर चलाने जैसा था। वहीं वो दरिंदा पुलिस की नाक के नीचे से ऐसी घटनाओं को अंजाम देकर बहुत सफाई से निकल जाता था। इन 4 सालों में पुलिस के हाथ एक सबूत भी नहीं लग पाया, जिस वजह से पुलिस डिपार्टमेंट पर धीरे धीरे दबाव पड़ने लगा था। पर कौन था ये कातिल और ऐसी लड़कियों को क्यों मारता था, और पुलिस उसे कब तक पकड़ पाएगी? ये बात अभी भी सबके लिए एक रहस्य थी। तो वहीं दूसरी तरफ गोवा में ही अविनाश रॉय का एक छोटा सा खुशहाल परिवार था। वो अपनी पत्नी सुषमा और 2 बेटियां अनामिका और प्रीति के साथ रहता था। उसने अपनी बेटियों को बहुत नाजों से पाला था। हालांकि गोवा में चल रहे इन सभी क्राइम्स को देखकर उसने अपनी बेटियों को सतर्क रहने के लिए कहा था, पर इन सब में उनकी लाइफस्टाइल पर कोई असर नहीं पड़ा था। अनामिका अपनी छोटी बहन प्रीति के साथ गोवा के एक मॉल में शॉपिंग करने आई थी, पर वो इस बात से अनजान थी कि लगातार कोई उन पर नज़र रखे हुए था। वो दोनों इस बात से बेखबर मॉल में अपनी शॉपिंग में बिजी थी। 2 दिन बाद प्रीति का जन्मदिन था और इसीलिए प्रीति आज यहाँ पर अपनी ड्रेस खरीदने आई थी। उन दोनों को मॉल में शॉपिंग करते हुए काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन हर वक्त कोई उनका पीछा कर रहा था। तभी अचानक से अनामिका ने प्रीति को सारे शॉपिंग बैग्स पकड़ा दिए। प्रीति, तू जाकर कोई और शॉपिंग करना, मैं वॉशरूम से आती हूँ। ठीक है दीदी, पर जल्दी आना, आपको पता है ना मुझे अकेले बहुत डर लगता है। प्रीति गोवा में हो रहे क्राइम की वजह से थोड़ी घबराई हुई थी, जिसे ऐसे देखकर अनामिका ने उसे जल्दी आने के लिए कहा और अब वहाँ से चली गई। उसके जाते ही प्रीति भी एक कपड़ों के स्टोर में गई और वहाँ से कपड़े लेने लगी। इधर अनामिका जो मॉल के फर्स्ट फ्लोर पर थी, अचानक ही किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखा और उसे सबकी नज़रों से बचकर खींचते हुए एक कोने में ले आया। अनामिका एक पल के लिए डर गई थी, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अपने सामने खड़े इंसान पर गई, उसने उसे मारते हुए खुद से दूर धक्का दिया। युवराज, तुमने मुझे डरा ही दिया था, ऐसे कोई करता है क्या? अनामिका को ऐसे गुस्से में देखकर युवराज ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने गले लगा लिया। सॉरी, मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, पर मुझे क्या पता था कि तुम डर जाओगी। अनामिका और युवराज पिछले 1 साल से रिलेशनशिप में थे। युवराज का गोवा में अपना एक छोटा सा बिजनेस था, जिसमें उसने कुछ ही वक्त में बहुत तरक्की कर ली थी। युवराज और अनामिका की मुलाकात भी बिजनेस के एक सिलसिले में ही हुई थी। पहली नज़र में ही उन दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया था। पहले उनकी दोस्ती हुई और फिर धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, लेकिन अनामिका ने अब तक अपने परिवार को इस बारे में बताया नहीं था। अनामिका का गुस्सा ठंडा हो गया था। तब युवराज ने मुस्कुरा के उसके गाल को चूम लिया। अच्छा, तो तुम मुझे अपने पेरेंट्स से कब मिलवा रही हो? मैं अब तुमसे ज़्यादा वक्त दूर नहीं रह सकता। ऐसे छुप छुप कर मिलना अब ठीक नहीं है। मैं हक से तुम्हारे घर जाकर तुम्हारा हाथ मांगना चाहता हूँ। युवराज की बात पर अनामिका हैरानी से उसे देखने लगी। ठीक है, जब तुम्हारी मर्जी, कल शाम को घर आ जाओ, तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवा देती हूँ। अनामिका ने युवराज की बात पर खुशी खुशी उसे अपने घर आने के लिए कह दिया। उसके पेरेंट्स ने आज तक उसे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया था, इसीलिए उसे पता था कि वो युवराज को कभी मना नहीं करेंगे। युवराज भी काफ़ी खुश था, लेकिन तभी अनामिका के फ़ोन पर प्रीति का कॉल आने लगा, जिसे देखते ही अनामिका तुरंत भागते हुए प्रीति के पास चली आई। प्रीति काफ़ी परेशान थी, उसे डर लग रहा था, पर अनामिका के वापस आते ही वो दोनों वहाँ से अपने घर के लिए निकल गए। अगले दिन शाम को अनामिका ने अपने पापा अविनाश को ऑफिस से जल्दी बुला लिया था, ताकि वो उन्हें युवराज से मिला सके। किसी को युवराज के आने की खबर नहीं थी, ना ही उन्हें उसके बारे में पता था। सब काफ़ी कंफ्यूज थे,
लेकिन जब युवराज उनके घर आया और अनामिका ने उन्हें युवराज के बारे में बताया तब वो सब काफ़ी हैरान हुए। लेकिन जब उन्होंने युवराज से कुछ देर बात की तब उन्हें भी युवराज काफ़ी पसंद आया। बेटा, इस शैतान लड़की ने तो हमें बताया ही नहीं था। अगर पहले बता देती तो हम इसकी शादी करवा देते। अब हम इसे ज़्यादा दिनों तक संभाल नहीं सकते। अविनाश ने मजाक करते हुए युवराज से कहा। अनामिका के परिवार में किसी को भी युवराज से कोई परेशानी नहीं थी। हालांकि युवराज के परिवार में कोई नहीं था, पर उन्हें इस बात से भी कोई परेशानी नहीं थी। उन्होंने अनामिका और युवराज की शादी का फैसला कर लिया था। तभी अविनाश ने युवराज को अगले दिन प्रीति के जन्मदिन की पार्टी में आने के लिए कहा, जिस पर युवराज भी खुशी खुशी मान गया। सब अनामिका और युवराज के रिश्ते के लिए खुश थे, पर इन सबसे अलग प्रीति जैसे ही अगली सुबह कॉलेज पहुंची, एक लड़के ने उसका रास्ता रोक लिया। तुम्हें लगता है तुम इतनी आसानी से बचकर यहाँ से चली जाओगी? उस लड़के को अपने सामने देखकर प्रीति घबराई नहीं, पर उसने मुस्कान के साथ उसे उसी तरह जवाब दिया। तुमसे बचना भी कौन चाहता है रोहन? तुम्हारा ये तरीका बहुत पुराना हो गया है। मेरे रास्ते से हटो, मुझे क्लास के लिए देर हो रही है। अभी नहीं, पहले अपनी आंखें बंद करो। प्रीति ने कन्फ्यूजन में अपनी आंखें बंद की। तभी रोहन ने अपने दोस्तों को इशारा करके बाहर बुलाया। उसने प्रीति के लिए उसके बर्थडे पर छोटा सा सरप्राइज प्लान किया था। उसके सभी दोस्त हार्ट शेप बलून्स, फ्लावर्स और प्रीति के लिए एक क्राउन लेकर आए थे। जैसे ही प्रीति ने अपनी आंखें खोली, वो रोहन का सरप्राइज देखकर एकदम हैरान रह गई। हैप्पी बर्थडे माय गर्ल। रोहन प्रीति के गले लग गया। प्रीति को उम्मीद नहीं थी कि रोहन उसे ऐसे सरप्राइज देगा। वहीं उनके दोस्त जो वहाँ खड़े थे, वो उन्हें देखकर उन दोनों को छेड़ने लगे। प्रीति और रोहन दोनों ही अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में थे। उनको अपने फर्स्ट ईयर में ही एक दूसरे से प्यार हो गया था, पर प्रीति ने अपनी फैमिली को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। वो पहले अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी और फिर अपने रिलेशनशिप के बारे में घर में बताना चाहती थी। सरप्राइज़ के बाद प्रीति और रोहन अपने दोस्तों के साथ अपनी क्लास के लिए चले गए। जब उनकी क्लास ख़त्म हुई तब प्रीति ने रोहन को अपनी बहन की शादी के बारे में बताया, जिसे सुनकर रोहन खुश था और कुछ ही वक्त में उनकी खुद की स्टडी भी पूरी होने वाली थी। वहीं रोहन के पापा का अच्छा खासा बिजनेस था, तो उसकी लाइफ भी सेट थी। उसे उम्मीद थी कि वो कुछ वक्त के बाद प्रीति से शादी कर लेगा। रोहन और अपने बाकी के दोस्तों के साथ प्रीति अपना बर्थडे सेलिब्रेट करके वापस घर लौट गई। घर में उसके बर्थडे की तैयारी चल रही थी। उसके मम्मी पापा ने अपने कुछ फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और कुछ पड़ोसियों को बुलाया था। साथ ही अविनाश के कहने पर युवराज भी आया था। प्रीति अपनी बर्थडे ड्रेस में बिल्कुल राजकुमारी लग रही थी। सभी ने उसे शुभकामनाओं के साथ ढेर सारे गिफ्ट दिए, लेकिन प्रीति और पार्टी में मौजूद सभी इस बात से अनजान थे कि कोई लगातार उनके घर पर नज़र रखे हुए था। वो इंसान कौन था और क्यों पीछा कर रहा था, किसी को नहीं पता था। पर इन सब से बेखबर घर के अंदर एक अलग ही प्रॉब्लम थी। प्रीति का बर्थडे केक अब तक नहीं आया था, जिसे खुद अनामिका ने ऑर्डर किया था। काफ़ी फ़ोन कॉल करने के बाद प्रीति के बर्थडे का केक डिलीवर हुआ, जिसके बाद प्रीति ने अपनी बर्थडे केक को काटा और फिर वो सभी बातों में बिजी हो गए। प्रीति काफ़ी थक गई थी, इसीलिए वो अपनी माँ से कहकर थोड़ी देर आराम करने के लिए अपने कमरे में चली गई। लेकिन वो जैसे ही अपने कमरे में आई, उसे रोहन का मैसेज आया। रोहन उसके घर के पास था और उससे मिलना चाहता था, जिस बारे में जानकर प्रीति खुश थी। वहीं बाहर पार्टी में सभी मेहमानों को पार्टी एंजॉय करते हुए रात के 2 बज गए थे। जब उन्होंने वापस घर जाने के बारे में सोचा, तब उन्हें फिर से एक बार प्रीति से मिलने की याद आई। वो एक बार फिर उसे उसके बर्थडे की बधाई देना चाहते थे, जिस बारे में सुनकर प्रीति की माँ सुषमा उसे बुलाने के लिए उसके कमरे में पहुंची। लेकिन उन्होंने प्रीति के कमरे में जो नज़ारा देखा, उसे देखकर उनकी चीख निकल गई। प्रीति! सुषमा की आवाज़ सुनकर बाकी सब भी दौड़ते हुए जैसे ही प्रीति के कमरे के अंदर पहुंचे, वहां के नज़ारे को देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। कमरे के अंदर प्रीति बहुत बुरी हालत में बेजान पड़ी हुई थी। उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी, लेकिन उसके कपड़े और बाल हल्के ख़राब थे। उन्होंने प्रीति को उठाने की कोशिश की, पर उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी। तो अब वो उसे अस्पताल लेकर गए, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर ने उसे मरा हुआ बता दिया। रॉय परिवार में जहाँ खुशियाँ थी, वहाँ अब मातम पसरा हुआ था। अविनाश और सुषमा ने अपनी बेटी प्रीति को खोया था, जिन्हें देखकर युवराज और अनामिका ने उन्हें संभालने की कोशिश की। लेकिन अनामिका जब 3 दिन बाद युवराज से मिलने रेस्टोरेंट पहुंची, तब वो कुछ गुस्से में थी। अनामिका, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? युवराज के पूछते ही अनामिका का गुस्सा जो वो अपने मन में दबाई थी, वो बाहर निकल आया। युवराज, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? प्रीति को गए हुए 3 दिन हो गए हैं और अभी भी वो लोग उसके लिए मातम मना रहे हैं। मैं भी उनकी बेटी हूँ, उन्हें मुझ पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने उसके बर्थडे से पहले हमारी शादी के लिए हाँ कहा था ना, तो फिर अब क्यों नहीं? उन्हें तो शायद अब याद भी नहीं है कि उनकी दूसरी बेटी भी है, पर उन्हें सिर्फ प्रीति की चिंता है जो मर गई है, पर मेरी नहीं जो अभी भी जिंदा है। अनामिका का गुस्सा यहाँ सिर्फ युवराज के सामने ख़त्म नहीं हुआ, पर जब वो शाम को घर पहुँची
तब उसने यही बात अपने माता पिता से गुस्से में कही, जिसे सुनकर अविनाश और सुषमा दोनों ही हैरान थे। वो ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि अनामिका अपनी छोटी बहन प्रीति के लिए ऐसा सोचती होगी। अनामिका, तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम क्या बोल रही हो? वो तुम्हारी छोटी बहन है, तुम उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? अब तक उसका कातिल पकड़ा नहीं गया, उसे गए हुए अभी सिर्फ 3 दिन हुए हैं, और तुम अपनी खुशियों के बारे में सोच रही हो। अविनाश ने अनामिका को समझाने की कोशिश की, पर अब अनामिका के सब्र का बांध टूट रहा था। क्या सिर्फ प्रीति ही आपकी बेटी थी? मैं नहीं, वो मर चुकी है और मैं जिंदा हूँ। अनामिका की इस बात ने अविनाश को काफी गुस्सा दिला दिया था, लेकिन सुषमा इससे ज्यादा गुस्से में थी। उसने अनामिका को एक थप्पड़ जड़ दिया, पर अनामिका का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने उन्हें काफी खरी खोटी सुनाई और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। तब अविनाश और सुषमा के पास कोई रास्ता नहीं बचा। उन्होंने इस बारे में बात करने के लिए युवराज को अपने घर बुलाया। उन दोनों की परेशानी देखकर युवराज ने उनके सामने अपनी मन की बात रखी। अंकल आंटी, आप दोनों मेरे लिए मम्मी पापा जैसे हैं। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, पर मैंने आपको माना है, और मैं जानता हूँ कि प्रीति के जाने का दुख आपको बहुत ज़्यादा है। पर एक बात और है, अब तक जितने भी मर्डर हुए हैं उसमें एक बात कॉमन है कि वो सारी लड़कियां जिनकी मौत हुई है उनकी शादी नहीं हुई थी। ऐसे में अनामिका पर खतरा है। अगर अनामिका की शादी हो जाएगी तो हम कम से कम उसे बचा सकते हैं। मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूँ, पर हमें प्रीति के बाद अब अनामिका को सुरक्षित रखने के बारे में सोचना चाहिए। युवराज की बात सुनकर अविनाश और सुषमा भी सोच में पड़ गए। ये बात बिल्कुल ठीक थी, तो अब उन्होंने उन दोनों की शादी में बिल्कुल भी देर नहीं लगाई। प्रीति के अंतिम संस्कार की सारी विधियां खत्म होने के बाद उन्होंने युवराज और अनामिका की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। अनामिका को जिस तरह की शादी चाहिए थी, उन्होंने बिल्कुल उसी तरह से उसकी शादी की तैयारियां की। उसकी शादी का पूरा वेन्यू किसी पुराने ज़माने के जैसा था। उसके कपड़े भी किसी महारानी से कम नहीं थे। वहीं युवराज किसी राजकुमार की तरह बग्गी पर बैठा उससे शादी करने आया था। पूरी शादी एक फेरी टेल जैसी थी, जिससे अनामिका काफ़ी खुश थी। उनकी शादी होते ही अविनाश और सुषमा को अनामिका के लिए अब चिंता नहीं थी। वहीं अनामिका और युवराज ने शादी के बाद हनीमून पर मनाली जाने का फैसला किया। वो इस वक्त अविनाश और सुषमा को ऐसे छोड़कर ज़्यादा दूर नहीं जा सकते थे। ये बात अविनाश और सुषमा को भी काफ़ी अच्छी लगी। अनामिका और युवराज जब मनाली पहुँचे तब वहाँ कई टूरिस्ट प्लेस पर घूमने के लिए गए, लेकिन शाम के वक्त जब वो अपने होटल वापस लौट रहे थे तब अचानक ही वो रास्ता भटक गए, और तब रास्ते में उनकी मुलाकात रचना नाम की एक लड़की से हुई। वो भी उन्हीं के होटल में रुकी हुई थी। रचना ने उनकी मदद की और इसी मदद के कारण उन तीनों की दोस्ती हो गई। रचना यहाँ अकेले मनाली घूमने आई थी, पर अब उसे अनामिका और युवराज जैसे दोस्त मिल गए थे। पर कोई था जो लगातार उन पर नज़र रख रहा था, जिस बात से वो तीनों ही बेखबर थे। ऐसा लग रहा था जैसे अनामिका की शादी के बाद भी उस पर से खतरा टला नहीं था। कोई हर घड़ी हर पल उस पर नज़र रख रहा था। वहीं उन तीनों को मनाली घूमते हुए करीब 3 दिन गुजर गए। लेकिन एक शाम जब अनामिका रचना को खाना खाने के लिए इनवाइट करने उसके कमरे में पहुंची, तब उसने देखा कि रचना अपने कमरे में नहीं थी। ये देखकर उसने होटल स्टाफ से पूछा, पर उन्हें भी नहीं पता था। तब अनामिका को लगा कि शायद वो हाइकिंग पर चली गई होगी। रचना को हमेशा से हाइकिंग करने का बहुत शौक था, तो अब अनामिका वापस अपने होटल रूम में पहुंची। लेकिन जैसे ही वो अपने होटल के बेडरूम में गई, वो वहाँ के नज़ारे को देखकर हैरान रह गई। युवराज, ये सब क्या है? तुम अब ये सब कैसे कर सकते हो? कमरे के अंदर युवराज बिस्तर पर लेटा जमीन पर पड़ी रचना को देखकर पागलों की तरह मुस्कुरा रहा था। वहीं नीचे जमीन पर रचना फटे कपड़े और बिखरे बालों के साथ थी। उसके शरीर पर कई घाव थे। उसके हाथ और पैर रस्सियों से बंधे हुए थे, तो मुंह पर टेप लगी हुई थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो काफ़ी डरी हुई थी। तभी युवराज ने अनामिका की बात सुनकर मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। ऐसा मैं पहली बार तो नहीं कर रहा। युवराज की ये बात सुनकर अनामिका कमरे का दरवाज़ा बंद करके अंदर आई, और फिर उसने गुस्से में युवराज पर चिल्लाते हुए कहा, युवराज, पहले की बात और थी और अब नहीं। अब हमारी शादी हो चुकी है, तो तुम्हारा सारा ध्यान मुझ पर होना चाहिए। तुम मेरे साथ अब ऐसा नहीं कर सकते। वॉट डू यू मीन कि अब नहीं कर सकता? तुम्हें पता है ना मैं ऐसा ही हूँ, और तुम अब इतनी हैरान क्यों हो रही हो? अरे तुमने तो खुद अपनी बहन को मेरे हवाले कर दिया, तो अब तुम्हें किस बात की प्रॉब्लम है? ना ये रचना मेरे लिए पहली है और ना ही आखिरी, और अब तक तो तुम मेरा साथ दे रही थी, तो अभी क्या हो गया? युवराज अनामिका के ऐसे बर्ताव को देखकर हैरान था। युवराज ही वो दरिंदा था जिसे गोवा पुलिस पिछले 4 सालों से ढूंढ रही थी, जिसने गोवा की कई लड़कियों को मौत के घाट उतारा था। युवराज को कम उम्र की जवान लड़कियों का एक अजीब शौक था, पर वो अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए वो लड़कियों को मार देता था। पहले वो ये सब अकेले करता था,
पर जब से अनामिका उसकी ज़िंदगी में आई थी, तब से अनामिका ने बखूबी उसका साथ निभाया। वो उसके प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि उसने अपनी खुद की बहन प्रीति को भी युवराज के हवाले कर दिया। पर अब उससे युवराज का ऐसे किसी और लड़की पर ध्यान देना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हाँ, मैंने पहले तुम्हारी मदद की। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बहन की आम की एलर्जी का फ़ायदा उठाकर उसके केक में आम डलवाया ताकि वो दम घुटने से मर जाए और किसी को शक भी ना हो। पर वो सब शादी से पहले था। पर अब तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा कोई नहीं हो सकता, और अगर ऐसा तुमने किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस लड़की को जितनी जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकालो। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। अनामिका और युवराज के बीच रचना को लेकर काफ़ी झगड़ा हुआ, पर जब युवराज ने अनामिका की बात नहीं मानी तब अनामिका गुस्से से बाहर चली गई। ये देखकर युवराज उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे अपने होटल के कमरे से निकला। उन दोनों ने अपने झगड़े में खुद अपने मुंह से अपनी सच्चाई रचना के सामने बता दी थी, जिसे सुनकर रचना काफ़ी हैरान थी। अनामिका जो खुद की अपनी बहन को युवराज जैसे दरिंदे के हवाले कर सकती थी, तो उसके लिए रचना क्या ही थी। वहीं युवराज जिसने इतनी सारी लड़कियों को मारा था, वो रचना को जिंदा कैसे छोड़ता। वो अपने साथ होने वाली बातों के बारे में सोचकर काफ़ी डरी हुई थी। लेकिन तभी उस होटल रूम का दरवाज़ा फिर खुला, जिसकी आवाज़ सुनते ही रचना डर से कांपने लगी कि कहीं युवराज अनामिका की बात मानकर उसे मार न दे। लेकिन इस बार उस कमरे के अंदर एक अनजान इंसान आया, जिसे देखकर रचना कुछ समझ नहीं पा रही थी। पर वो लड़का जो अंदर आया था, वो तुरंत ही रचना के पास जाकर उसकी मदद करने की कोशिश करने लगा। लेकिन रचना काफ़ी डरी हुई थी। ये देखकर उसके सामने खड़े लड़के ने उसे समझाते हुए कहा, देखो, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम रोहन है, मैं गोवा से हूँ। मैं अनामिका, वो जो लड़की है, उसकी छोटी बहन प्रीति का बॉयफ्रेंड हूँ। मुझे पहले से शक था कि प्रीति की मौत से ज़रूर इस युवराज और अनामिका का लेना देना है, क्योंकि इन दोनों का बर्ताव शुरुआत से ही कुछ अजीब था। वरना कोई अपनी बहन के मरने के कुछ दिन बाद शादी करता है क्या? इसीलिए मैंने इन पर नज़र रखी और आज मुझे इनकी सच्चाई पता चल गई। तुम घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं हूँ, तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आया हूँ। रोहन की बात सुनकर रचना को एक उम्मीद की किरण नजर आई। लेकिन तभी उन दोनों ने होटल रूम के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनी, जिसे सुनते ही वो समझ गए कि अनामिका और युवराज वापस आ रहे थे। ये देखकर रोहन को कुछ समझ नहीं आया। वहीं रचना भी डर गई थी। रोहन युवराज और अनामिका के कमरे में आने से पहले ही उनके कमरे की बालकनी की खिड़की से पाइप के सहारे होटल से भाग गया। वहीं युवराज और अनामिका जो झगड़ते हुए बाहर गए थे, उन दोनों के बीच फिर से सारी बातें सॉल्व हो गई थी। वो दोनों फिर से एक साथ खुश नजर आ रहे थे। लेकिन तभी उनकी नज़र रचना पर गई। उसके हाथ की रस्सियाँ कुछ ढीली थी, जिसे देखकर अनामिका और युवराज जैसे शातिर मुजरिमों को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। उन्होंने जब ध्यान से अपने पूरे कमरे को देखा, तब उन्हें उस कमरे में किसी के कदमों के निशान दिखे। वो निशान काफ़ी हल्के थे, पर ध्यान देने पर उन्हें वो नज़र आ गए। ये देखकर युवराज और अनामिका ने रचना को टॉर्चर करके कमरे में आने वाले के बारे में पूछा, लेकिन रचना कुछ बताने को तैयार नहीं थी। ये देखकर अनामिका ने युवराज से कहा, युवराज, अब हम इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। हमें ये जगह अभी छोड़नी होगी और इस लड़की को भी ठिकाने लगाना होगा, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। युवराज और अनामिका ने अपने सारे सामान को इकट्ठा किया और अब होटल से जाने के लिए तैयार हो गए। वहीं उन्होंने रचना को भी ठीक ठाक कपड़े पहना दिए और उसके शरीर के जख्मों को छुपा दिया ताकि किसी को शक ना हो। साथ ही उन्होंने रचना को धमकी भी दी कि अगर उसने कुछ भी कहने की कोशिश की तो वो उसे मार देंगे। रचना काफ़ी डरी हुई थी। वो तीनों कमरे से बाहर निकले। रचना बाहर होटल में लोगों को देखकर उन्हें सच बताना चाहती थी, पर युवराज ने अपने साथ रखी गन अनामिका को दे दी थी, जो वो उसके कमर पर लगाए हुए उसके साथ चल रही थी। रचना को काफ़ी डर लग रहा था। वहीं युवराज ने अपने होटल से चेकआउट किया और अब वो तीनों गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गए। वहीं अनामिका और युवराज उसे मनाली की पहाड़ी पर ले आए थे, जिसे देखते ही अब रचना को अपना अंत अपने सामने नजर आने लगा था। उन दोनों ने उसे खींचते हुए गाड़ी से बाहर निकाला और तब युवराज ने रचना पर अपनी गन का निशाना लगाते हुए कहा, सॉरी डार्लिंग, तुम्हारे साथ ज़्यादा वक्त नहीं बिता पाया, पर वो क्या है ना, मुझे देखने वाला इंसान दोबारा किसी और को मेरे बारे में बताने के लिए ज़िंदा नहीं रहता। रचना किसी शिकार की तरह युवराज के सामने खड़ी थी, जिसका आज युवराज शिकार करने वाला था। वहीं अनामिका रचना को मरते हुए देखकर काफ़ी खुश थी। युवराज अब उस पर गोली चलाने ही वाला था, लेकिन तभी रोहन जो उनका पीछा कर रहा था वो अपनी गाड़ी से बाहर निकला और अचानक ही उसने युवराज पर हमला कर दिया। रोहन ने अपनी सुरक्षा के लिए एक लोहे का रॉड रखा हुआ था, जिससे वो युवराज पर हमला कर रहा था। ये देखकर अब अनामिका भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। उसने भी रोहन पर हमला करना शुरू कर दिया।
जिसे देखते ही रचना ने उसे पकड़कर उसे रोहन तक पहुंचने से रोक लिया। रोहन युवराज से लड़ रहा था और रचना अनामिका से। रचना काफी घायल थी तो वो अनामिका के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। पर हाँ, अनामिका अब गुस्से में उसे ही मारने लगी थी। लेकिन तभी अनामिका के हाथ युवराज की गन लग गई, जिसे देखते ही उसने गन रोहन की तरफ चला दी। रोहन को उसके हाथ पर गोली लगी, पर इससे पहले कि वो रोहन को मार पाती, वहां अचानक ही पुलिस की गाड़ी आ गई। रोहन ने यहाँ आने से पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। उन लोगों ने तुरंत ही अनामिका और युवराज को चारों तरफ से घेर कर उन्हें अरेस्ट कर लिया। रचना ने पूछताछ के दौरान उन्हें सब कुछ बता दिया। वहीं रोहन ने भी जितने सबूत इकट्ठा किए थे वो सभी पुलिस को दे दिए। जैसे ही गोवा पुलिस को इस बात की जानकारी लगी और अविनाश और सुषमा को पता चला, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस खूनी के बारे में वो लोग पिछले 4 साल से सुन रहे थे वो युवराज होगा, और उनकी बेटी अनामिका उसकी मदद कर रही थी। यहाँ तक कि उसने अपनी खुद की छोटी बहन प्रीति को भी युवराज के लिए मार दिया। युवराज और अनामिका को उनके किए के लिए उम्र कैद की सज़ा हुई, पर जेल में भी युवराज का बर्ताव कुछ बदला नहीं। वहीं अनामिका भी युवराज के लिए पूरी पागल थी। सुषमा और अविनाश जब रोहन से मिले तब रोहन ने उन्हें सारी सच्चाई बताई, जिसके बाद उन्हें काफ़ी पछतावा हुआ। वहीं मनाली पुलिस ने रचना को सुरक्षित उसके घर भेज दिया था। पर क्या किसी के प्यार में इतना पागल हो जाना सही था? अनामिका ने अपने प्यार में पागल होकर युवराज का साथ दिया। युवराज तो पहले ही एक दरिंदा था जो लड़कियों को मारता था, पर अनामिका के साथ ने उसे और ज़्यादा बेखौफ कर दिया था। अनामिका भी उसके प्यार में इतनी पागल थी कि उसने अपनी बहन प्रीति को उसके हवाले करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। यहाँ तक कि उसने युवराज की खुशी के लिए उसे जान से मार दिया। अविनाश और सुषमा, जिन्होंने अपनी दोनों बेटियों को बड़े लाड प्यार से पाला था, वो आज अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी के कारण खोने के बाद टूट गए थे। कभी किसी ने सपने में भी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, और जिस दरिंदे को 4 साल से ढूंढा जा रहा था वो इस तरह मिलेगा।